प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने हमेशा से आप लोगों को ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करते हुए एक कदम आगे बढ़कर के ये बताने का प्रयास किया है कि आने वाले समय के अंदर ग्रहों की परिस्थिति हमें किस तरह का माहौल देने वाली है और उसका असर हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, हमारे देश पर क्या पड़ेगा, भारत की राजनीति पर क्या पड़ेगा और विश्व पटल पर इसको किस तरह से देखा जाएगा। दर्शकों, कभी आपने ये चीज सोची है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने समय के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर उनकी आयु की बात करें तो 70 वर्ष वो पूरे कर चुके हैं। अभी वो 70 से 75 के मध्य में चल रहे हैं। 75 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक इस तरह का नियम बना रखा है कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अब क्या ये चीज प्रधानमंत्री जी खुद अपने ऊपर एप्लीकेबल करेंगे? और यदि ये चीज अपने ऊपर एप्लीकेबल करते हैं तो अगली पीढ़ी का क्या होगा? यानी उनके बाद में कौन प्रधानमंत्री होगा? जो आइडियोलॉजी आज उनकी है उस पर कौन काम करेगा? क्या उनकी नीतियां केवल 2024 के चुनाव तक रहेगी या उसके बाद भी वो कुछ बड़ा करेंगे? दर्शकों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में जरूर आनी भी चाहिए। और मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा 2 कदम आगे की सोच कर चलते हैं और इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है। मैं पिछले 5-7 साल से उनकी हर एक्टिविटी को बहुत बारीकी से देख रहा हूं और उसका आकलन उनकी कुंडली के आधार से करता भी हूं। और जैसा वो करते हैं वैसा मुझे उनकी कुंडली पहले बताती भी है और जो कुंडली बताती है वैसा ही मैं उनके जीवन में घटित होता हुआ भी जरूर देखता हूं। मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को कहा भी था कि 2022 के अंदर प्रधानमंत्री जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अगर इस पूरे घटनाक्रम को मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको थोड़ा सा अलग हटके सोचना पड़ेगा। जैसे कपिल देव भारत की क्रिकेट टीम के जब कप्तान थे, उसके बाद अगला कैप्टन आया, अजहरुद्दीन आए, तो बीच के अंदर एक कुछ समय ऐसा होता है जो थोड़ा सा अव्यवस्थित होता है। सौरव गांगुली आए, उनके बाद में विराट कोहली आए, या यूं कहिए कि एक कैप्टन के बाद से दूसरे कैप्टन पर जब शिफ्टिंग होती है तब बीच का समय ऐसा होता है जहां बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये अच्छे संगठन की पहचान भी है। वरना अचानक से पहले वाला रिटायरमेंट ले लेगा, स्थिति ऐसी आपके सामने आ जाएगी कि नया अब क्या करेगा, होगा जो देखी जाएगी। इस तरह की नीति पर जो लोग चलते हैं वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते हैं। इसीलिए किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगली पीढ़ी को तैयार भी किया जाता है जब आपकी वर्तमान पीढ़ी रिटायरमेंट की एज पर आ गई हो। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का रोल मॉडल गुजरात के अंदर पेश किया है, ये उसी चीज का परिणाम भी है। एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना, यानी नेक्स्ट जनरेशन को राजनीति के अंदर आगे लेके आना, बहुत सारे लोगों को, नए नए लोगों को मौका देकर के उनकी प्रतिभाओं को परखना और फिर भविष्य की नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालना, इस तरह की गतिविधियां इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में अपना रही है। जो चीज आप गुजरात में देख रहे थे कि मुख्यमंत्री को बदला गया, पूरा मंत्रिमंडल बदल गया, नए चेहरे आपके पास आए, उत्तराखंड के अंदर हम देखें वहां भी इसी तरह से हुआ, एक नए चेहरे को उन्होंने आगे बढ़ाया। हरियाणा के अंदर भी वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। दर्शकों, ये सारी की सारी कयावत जो हो रही है ये भविष्य की प्लानिंग को लेकर के हो रही है कि 2022 के बाद में 2024 का इलेक्शन होगा, वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लड़ेगी। लेकिन उसके बाद में
एक पीढ़ी का हस्तांतरण भी जरूर होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उस तैयारी को लेकर के बहुत पहले ही यानी 2021 में ही उसकी शुरुआत कर दी गई है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये उसी का एक छोटा सा प्रयोग है। बहुत से लोग इसे राजनीति के अंदर भूचाल की तरह देख रहे हैं, बहुत बड़ी रीशफलिंग देख रहे हैं। दर्शकों, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल नई पीढ़ी तैयार करने का एक प्रयोग है, एक नई लाइन तैयार करने का, सेकंड लाइन। वर्तमान में जो लोग लीड कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर कैसे ट्रांसफर होनी है, कैसे नए नेता उनके पार्टी में निकले, जिम्मेदार लोग कैसे आगे आए, कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को परखा जाए, ये सब कयावत उसी तरह की है। और दर्शकों, इसमें एक चीज को और हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसकी मानसिक परिपक्वता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि कितने आगे की प्लानिंग वो करके चल रही है। यानी हम 2024 की बात कर रहे हैं, वो तो उससे आगे 2029 की प्लानिंग कर रही है। यानी 2024 को तो वो पहले ही प्लान कर चुके हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। 2029 की प्लानिंग वो आज से शुरू कर रहे हैं। दर्शकों, मैं हमेशा से घटनाक्रम को देखता हूं जो ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां बन रही होती हैं उसको, फिर उसका एक आकलन भी करता हूं कि वर्तमान में हमारे सामने किस तरह की परिस्थितियां हैं और ये किस तरह से एक नया रूप हमारे सामने लेगी। मैंने अपने एक वीडियो में आपसे कहा था कि 2022 का साल राजनीति के लिए बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो मेरा वो वीडियो, तो आज आपको यह बात अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि कितने बड़े बड़े प्रयोग भारत की राजनीति में होना आरंभ हो चुके हैं। और यह भारत की राजनीति को सुधारने की एक प्रक्रिया है जो अभी लंबी चलेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नई पीढ़ी तैयार करने की प्लानिंग आरंभ हो चुकी है और अब ये हर स्टेट के अंदर धीरे धीरे आपको अप्लाई होती हुई भी नजर आएगी। राजस्थान में उसका प्रयोग दोहराया जाएगा, उसकी तैयारी भी की जा चुकी है। आपको अगर उत्तराखंड याद हो तो वहां भी ये कर चुके हैं। कर्नाटक में आपने देखा है, गुजरात में ये कर चुके हैं। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें अब भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के लेवल पर एक नई चीज तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसमें व्यक्ति विशेष को आधार न मान करके बल्कि कार्य क्षेत्र के आधार पर या उसके कार्य के बल के आधार पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाए, नए प्रयोग किए जाएं, नए लोगों को आगे लाया जाए, नए कंधों पर जिम्मेदारी दी जाए और राजनीति के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले स्थापित किए जाएं जो भारत की राजनीति को सही कर सकते हो। दर्शकों, इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो जो मुख्यमंत्री किसी स्टेट का होता है उसकी अपनी एक पहचान होती है उस स्टेट में, और पुराने विधायकों के साथ भी उसके काफी नजदीकी संबंध भी होते हैं। ऐसे में केवल मुख्यमंत्री बदल देने से होता यह है कि केवल चेहरा बदलता है, बाकी चीजें उसी तरह से चलती है। लेकिन गुजरात का प्रयोग इससे एक कदम आगे का है। यहां इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला बल्कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो पहली बार विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दी। अब उनका पुराने विधायकों के साथ कोई गहरा संबंध भी नहीं है। ऐसे में पूरी तरह से राजनीति की व्यवस्था, शासन की व्यवस्थाओं को बदलने में उस व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पुराने संबंध कहीं भी आड़े नहीं आएंगे। जब एक जगह पर कोई व्यक्ति जमा हो और उसका परिचित यदि सत्ता में हो तो उसे हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक नया व्यक्ति राजनीति के अंदर आता है या विधानसभा में पहुंच रहा है और उसे आप जब ताकत दे रहे हैं तो उसके लिए पूरा परिवर्तन करना इतना मुश्किल नहीं होता है। और दर्शकों, ये
आने वाली भविष्य की राजनीति की रूपरेखा तैयार हो रही है और इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है। जब मैंने 1-1.5 साल पहले भारत की राजनीति पर 2022 का दृश्य मैंने लोगों को बताया था वीडियो के माध्यम से, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको एक एक बात दोबारा रिकॉल हो जाएगी। तब मेरे सामने एक चीज थी कि परिस्थितियां तो ऐसी कोई बड़ी नहीं बन रही हैं, वर्तमान में हमें दिख भी रहा है, फिर इतना बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में कैसे हो सकता है। लेकिन ग्रहों की परिस्थितियां जो इशारा करती हैं वो तो जरूर होता है और यही हो भी रहा है। एक स्थापित पार्टी के अंदर भी इस तरह का आमूलचूल परिवर्तन होना यह ग्रहों की ताकत को स्पष्ट तौर पर बता रहा है, क्योंकि ग्रहों की ताकत के आगे इंसान की बुद्धि उसी तरह से काम करती है जैसी ग्रहों की ताकत उनसे करवाना चाहती है। जब सृजन का समय होता है तो व्यक्ति के दिमाग में नई विचारधारा जन्म लेती है, जब संहार का समय होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। यही कारण है कि बहुत बड़े बड़े लोगों का पतन भी हमने देखा है और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, छोटे लेवल के व्यक्ति को आसमान पर पहुंचते हुए देखा है। ये सभी ग्रहों का खेल है और इन ग्रहों की ताकत को हमें बहुत आसानी से समझने और समझाने का तरीका यदि ईश्वर ने कोई दिया है वो ज्योतिष विद्या दी है। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो घटनाक्रम अभी हम देख रहे हैं गुजरात की धरती से जो उठा है, जो कदम भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर उठाया है, ये बहुत बड़ा कदम है भारत की राजनीति को सुधारने का, नई पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरण करने की रूपरेखा बनाने का और 2024 के चुनाव के बाद में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको जरूर दिखेगा। और दर्शकों, इसका इंपैक्ट ये होगा कि बाकी दलों के अंदर भी बहुत बड़े परिवर्तन उन लोगों को करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब प्रतिद्वंदी कोई नई चाल चलता है तो विपक्ष को भी उसके काउंटर में उसी तरह की प्रतिक्रिया जरूर करनी पड़ती है। यही कारण है दर्शकों, यदि आप स्पोर्ट्स के माध्यम से समझेंगे तो आप देखिए एक समय था जब वेस्ट इंडीज की टीम कितनी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जब टीम बदली, नए कप्तान आए, नए खिलाड़ी आए, तो आप देखिए क्या हुआ। आज वो किस जगह पर है और वर्ल्ड के नंबर 1 लेवल पर कौन सी टीम है। दर्शकों, यही होता है किसी भी बड़े संगठन के अंदर जब सत्ता हस्तांतरण होता है या यूं कहिए कि पीढ़ी का परिवर्तन होता है, तो कुछ लोग ऐसे जो युवा हैं, कुछ लोग ऐसे जो रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और बीच में वो कुछ लोग होते हैं जो अभी अगले 10-15 साल राजनीति के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसे में जो रिटायरमेंट के नजदीक हैं वो लोग नए युवाओं को लेकर के और मध्य में जो लोग मौजूद हैं जो अभी 10-15 साल राजनीति में रहेंगे या उस क्षेत्र में रहेंगे, उन लोगों को लेकर के कुछ नए प्रयोग करते हैं और अपने समकक्ष एक मजबूत संगठन या यूं कहिए मजबूत टीम खड़ी करने की कोशिश भी करते हैं और यही श्रेष्ठ नेतृत्व की पहचान है। दर्शकों, जैसा मैं आपको बताऊं, अगर परिवारवाद होता है तो होता यह है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी संतान पर या अपने चहेतों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनको ताकत देने की कोशिश करता है और उनको किसी तरह से वो सेटल कर देता है ताकि अगली पीढ़ी का स्थानांतरण आसानी से हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक बात तो तय है, यह परिवारवाद तो नहीं है, इसीलिए अगली पीढ़ी का जो स्थानांतरण है वो बहुत ही तरीके से होता है। आप अगर इतिहास के अंदर जाकर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शिफ्टिंग है उसके बीच में आपको कितने सारे ऐसे नेता और मिले होंगे जो प्रधानमंत्री बनने की ताकत रखते थे, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया जो अगले 10 से 15 साल भारत की राजनीति में अपना योगदान दे सकता हो।
अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर शिफ्टिंग हुई और अब आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी से भी किसी और लेवल के नेता पर शिफ्टिंग होगी। और ये सब कुछ जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो कर्नाटक में हुआ, जो उत्तराखंड में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो राजस्थान में करने की तैयारी की जा रही है, ये सब उसी की रूपरेखा है। इसीलिए दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 2022 के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आप देखेंगे और आज आपको मेरी वो कही हुई एक एक बात स्पष्ट तौर पर सच होती हुई भी नजर आ रही है। इसीलिए दर्शकों, मैं विशुद्ध रूप से जो सही होता है उसी का आकलन करके आप लोगों को बताता हूं और जब वो घटना घटित हो जाती है तब उसका एक संपूर्ण विश्लेषण भी आप लोगों के सामने रखता हूं कि देखिए ये घटना क्या थी और ये अब किस तरह से हमारे सामने आई है। और यही उद्देश्य था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि 2022 की भारत की राजनीति का जो बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं ग्रहों के आधार पर, ये उसी का एक कदम है जो एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हमें दे रहा है। और ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसके बहुत व्यापक असर आप आने वाले समय में भारत की राजनीति में जरूर देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने एक विशुद्ध राजनीतिक विश्लेषण आप लोगों को दिया है। मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।